नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑर्गेनिक क्लासेस बाय नितिन शर्मा में। और मैं नितिन शर्मा आपको 3 लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के पहले ही करवा चुका हूं। और पिछले लेक्चर में हमने वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमारे आज के इस लेक्चर में पिछले लेक्चर का रिकैप, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। देखिए, हमने पिछले में पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी के बारे में और वर्क डन के बारे में। देखिए, इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। उसके बाद हमने इसके कैलकुलेशन पढ़ी थी कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। वर्क डन के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्क डन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। ये हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। और हमने बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है, हमने कैलकुलेट किया था एक डेरिवेशन के थ्रू कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ इंटरनल डीवी। जहाँ पे किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी प्रेशर होता है वो पी इंटरनल होता है, और उसके बाहर से लगने वाला जो प्रेशर होता है वो पी एक्सटर्नल होता है। देखिए, पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल। अब ये जो पी इंटरनल है ये सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, सिस्टम के अंदर से प्रेशर बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम सिस्टम के प्रेशर को जब बाहर जाता है तो इसको नेगेटिव लेते हैं, और जब ये सिस्टम के अंदर आता है तो उस वक्त हम इसको पॉजिटिव कहते हैं। ये जो होता है ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम होता है, एक्सर्टेड बाय द सिस्टम होता है, और ये प्रेशर ऑन द सिस्टम होता है, ऑन द सिस्टम होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। और ये नेगेटिव होता है। ठीक वैसे ही वर्क होता है, अगर कोई काम सिस्टम के ऊपर किया जा रहा हो तो वो पॉजिटिव होता है, और वर्क ऑन द सिस्टम होता है। और जो काम सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में किया जा रहा हो वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उससे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए उसको कहा जाता है सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए, अब हमने पीछे प्रोसेसेस पढ़ी थी, एक पढ़ी थी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से पढ़ा था। अब कोई भी प्रोसेस जो रिवर्सिबल है, कोई भी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है उसमें वर्क क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन आज हम इस लेक्चर में करेंगे। और एक इरिवर्सिबल में और रिवर्सिबल में, दोनों में हम देखेंगे। उसके बाद हमारा इंटरनल एनर्जी और वर्क डन लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी प्रोसेसेस में देखते रहेंगे कि क्या किस तरीके से वर्क डन होता है। लेकिन ये रिवर्सिबल में देख लेते हैं। अब यहाँ से हमें पता है कि वर्क डन की जो ओरिजिनल और जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी सिस्टम के द्वारा प्रेशर लगाया जाए और उस प्रेशर की वजह से कोई भी वॉल्यूम में चेंज आए। ठीक है, चलिए इतना हमने ले लिया कि माइनस पी इंटरनल इंटू में डीवी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर ये काम हो रहा है और इसके अंदर कोई भी n मोल ऑफ गैसेस हैं, n मोल ऑफ गैसेस हैं, और इसका सिस्टम के अंदर p प्रेशर है और इसका v वॉल्यूम है, तो आइडियल गैसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास डेफिनेशन pv इज इक्वल टू nRT, और यहाँ पे p है वो इंटरनल है। ठीक है, तो यहाँ से p इंटरनल निकाल के हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे pv इज इक्वल टू nRT, और pv कौन सा है, इंटरनल प्रेशर है, तो p इंटरनल इज इक्वल टू nRT बाई v। ओके, ठीक है, आगे बात समझ। अब इसको इसमें पुट कर देंगे तो वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा nRT बाई v एंड dv। ठीक है, w इज इक्वल टू, देखिए nRT और dv बाई v। अब देखिए, अगर कोई भी सिस्टम में वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, अगर कोई, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये सिस्टम है,
और इस पिस्टन को हम खिसका के यहाँ पर ले आते हैं। कैसे खिसकाते हैं? कोई प्रेशर P लगाते हैं इसके ऊपर, कोई प्रेशर P लगाते हैं इसके ऊपर, ऐसे ले आए, ठीक है। अब ये जो चेंज आया है वॉल्यूम में, यही dV है। अगर ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था ये, और ये V2 है और ये V1 है, तो जो चेंज आया है ये कौन सा है? V2 माइनस V1। इसका मतलब क्या है कि ये dV है, ये dV है और यही dV ये है। अब देखिए, जब वॉल्यूम V1 से V2 में जा रही है, जब वॉल्यूम V1 से V2 में जा रही है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस nRT V1 से V2 और dV बाई V, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा ना इंटीग्रेशन, इसीलिए हमने यहाँ से इंटीग्रेशन V1 से V2 किया। अच्छा, इंटीग्रेशन करके हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? इंटीग्रेशन करके हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वॉल्यूम V1 से V2 में आया है तो हमारा वर्क डन कितना हुआ। अगर हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में देख लेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होती हैं वो हमने पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी तब, ये स्मॉल स्टेप्स में होती हैं, ऐसे छोटे इनफाइनाइट स्टेप्स में होती हैं। तो अगर V1 से V2 जाने में अगर हम एक स्टेप्स मान रहे हैं, यहां से यहां जाने में एक स्टेप मान रहे हैं V1 से V2 में, तो ये एक स्टेप हो गया। और ऐसे ऐसे का स्टेप हम मल्टीपल कैलकुलेट कर लेंगे और उन सबको फिर हम जोड़ देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी n स्टेप्स आए तो उस चेंज इन वॉल्यूम से को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। इसलिए हम एक यूनिट वॉल्यूम का या फिर एक स्पेसिफिक एरिया का कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन, ठीक है। इसलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप्स में जाते हैं, एक वॉल्यूम का कैलकुलेट करेंगे जो भी चेंज वॉल्यूम आया। देखिए ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट कैसे है? नंबर ऑफ मोल सिस्टम के कांस्टेंट रहेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल गैस कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। चेंज किस में आ रहा है? केवल और केवल वॉल्यूम में आ रहा है। तो इसका करेंगे। देखिए, जब भी dV बाई V होगा तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा nRT ln V2 बाई V2 माइनस ln V1, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है? ऊपर वाली माइनस में नीचे वाली, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ln V होगा, ln V होगा। W इक्वल टू nRT। जब भी कोई ln या log की दो टर्म माइनस में होती हैं तो ln कॉमन आता है और ये अपॉन में ये हो जाता है V2 बाई V1, ये आ गई ln की टर्म में वर्क डन आ गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में। अब देखिए थोड़ा सा और करते हैं इसको एक्सप्लेन। जब भी ln को हम हटाएंगे, जब भी ln को हम हटाएंगे और log 10 को लेके आएंगे तो उस केस में ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस तो ऑलरेडी है 2.303 nRT log V2 बाई V1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ये वर्क डन आया है रिवर्सिबल प्रोसेसेस में जब वॉल्यूम चेंज हो रही हो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जब सिस्टम की वॉल्यूम चेंज हो रही है तो हमारे पास वर्क डन आएगा ये। अब मान लीजिए सिस्टम में वॉल्यूम नहीं हो रहा है, जो भी सिस्टम है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और प्रेशर है वो चेंज हो रहा है। अब प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? देखिए प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? PV इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। और जो प्रेशर होता है वॉल्यूम का, अगर प्रेशर को यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? nRT बाई V। अगर ये तीनों चीज कांस्टेंट हैं तो इसका और प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन आएगा वो इनवर्स रिलेशन आएगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2.303 nRT log, अगर ऊपर V2 बाई V1 है
P1 V1 है, तो इसका जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा P1 बाई P2। तो ये वर्क डन उस केस में आएगा जब किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर का चेंज हो रहा होगा सिस्टम के अंदर और बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट होंगे। और ये उस केस में आएगा जब वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में और वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, ना कि और कोई कांस्टेंट चेंज और कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा होगा, बाकी सारे कांस्टेंट मिलेंगे, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा। इस ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सिस्टम में एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है और उसमें केवल प्रेशर चेंज हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई हो। अब बात कर लेते हैं अगली, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए वर्क डन जब भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस में वो इनफाइनाइट में होता है, इसलिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं। लेकिन जब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए ये प्रेशर वॉल्यूम का हमने ग्राफ पढ़ा था पिछले बार, पीवी वर्क के थ्रू पढ़ा था, पीवी डायग्राम के थ्रू पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, कोई भी प्रेशर एक्सटर्नल होता है वो कांस्टेंट लगता है। मान लीजिए यहां से ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, ये वॉल्यूम V1 है और ये V2 है। अगर यहां से हमने इसको प्रेशर लगाया, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज होती जा रही है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी भी ऐसी चीज को धक्का मार रहे हैं, एक ऐसी चीज को आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर धक्का मारे, उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट लगा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से उसकी वॉल्यूम में चेंज आता जा रहा है। मान लीजिए आपने कोई गुब्बारा लिया और उसको आप प्रेस कर रहे हैं, प्रेस वो कर रहे हैं, वो एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ कर रहे हैं, ना तो ज्यादा ना कम, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती जा रही है। या फिर कोई चीज खींच रहे हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर के साथ खींच रहे हैं, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होती जा रही है, ठीक वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर है। आपका प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन उस प्रेशर कांस्टेंट के थ्रू जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो V2 बाई V1 आ रहा है, तो इस केस में अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में क्या था, रिवर्सिबल प्रोसेस में वापस आने की कहानी थी, रिवर्स होने की कहानी थी। लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब V1 से V2 जाएगा लेकिन V2 से V1 वापस नहीं आएगा। तो इस केस में जो वर्क डन जो होगा वो होगा माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। ठीक है, अब ये चीज कांस्टेंट है तो P एक्सटर्नल हो गया और dV क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में होता है वो ये होता है, ये किसके लिए है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब इतना होने के बाद ये दोनों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वर्क डन देखने के बाद हम ये देखते हैं कि इनके ग्राफ कैसे आते हैं। मतलब ग्राफ बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें बोले कि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है और रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ कौन सा है, तो उसके लिए हमें ग्राफ की मालूमात भी होनी चाहिए। देखिए जितना भी वर्क डन होगा वो प्रेशर वॉल्यूम की टर्म में ही होगा, और जो भी वर्क डन होगा किसी भी ग्राफ के अंदर वो क्या होगा, एरिया अंडर द वॉल्यूम होगा। जो भी वॉल्यूम में चेंज आएगा, देखिए अगर ये दीवार है, इस दीवार पे मैं कितना ही प्रेशर लगाता रहूं, अगर ये दीवार नहीं खिसकती है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा। अपना जो इस दीवार को खिसकाने का इस दीवार के वॉल्यूम में अगर जीरो आता है तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो भी वर्क डन की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये अगर ये जीरो हो गई, मतलब इस दीवार के ऊपर मैंने प्रेशर लगाया, इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, अगर इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 जीरो, क्योंकि खिसक ही नहीं रहा है, ना इसके अंदर वॉल्यूम आ रही है, का चेंज आ रहा है। तो ये अगर जीरो होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल जीरो। तो बेसिकली जो सारा वर्क डिपेंड करता है वो क्या करता है, चेंज इन वॉल्यूम से, V2 बाई V1। तो यहाँ पे जितना भी वर्क डन होगा वो एरिया अंडर द वॉल्यूम होगा, जो भी एरिया यहाँ पर इस वॉल्यूम के अंडर चेंज आएगा वही उसका वर्क डन होगा। देखिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मान लीजिए यहां से अगर कोई प्रोसेस हमने स्टार्ट की है तो देखिए
वो स्मॉल स्टेप्स में होती है, स्मॉल स्टेप्स में होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ठीक है, देखिए जब ये इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स होते हैं जो एक दूसरे के बहुत नजदीक 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 आते हैं, तो ये एकदम स्मूथनेस एक्वायर कर लेते हैं, स्मूथनेस एक्वायर कर लेते हैं। तो इसलिए जहां पर भी आपको इरिवर्सिबल का कोई भी डायग्राम दिखेगा या फिर कोई भी ग्राफ दिखेगा, उस ग्राफ में आपको ये ऐसे स्टेयर्स ना देके, ऐसे स्टेयर्स ना देके पूरा एक स्मूथ ग्राफ देंगे। तो स्मूथ ग्राफ इसलिए आता है क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं, जब हम उनको ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तब उनको हम एक लाइन के लॉन्ग लेके चलते हैं कि एक स्लोप बन रहा होगा। देखिए जब ये यहाँ पर था तो इसके जब प्रेशर इतना था किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो ये वॉल्यूम V1 के अकॉर्डिंग, V1 के कोरस्पॉन्डिंग था, और जब ये यहाँ पर आ गया तो V2 के कोरस्पॉन्डिंग आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जितना भी एरिया आ रहा है, जितना भी एरिया, ये सारा एरिया किसका है, अच्छा इनफाइनाइट स्टेप्स में हो रही है, इसका मतलब ये है कि इरिवर्सिबल, ये सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जितना भी है ये रिवर्सिबल का वर्क डन है, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए यहां से कोई, यहां से प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और यहां पर आकर रुक गया। ठीक है, तो यहां पर जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम था वो V1 ही है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ये V2 है, ये V3 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रेशर है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, एक लाइन के लॉन्ग चल रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। अगर यहाँ पे कुछ एक्स अमाउंट प्रेशर माने तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर वॉल्यूम V3 आया। तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया आया, ये वाला, ये वाला, ये वर्क ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस आया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और वो कितना है, W इक्वल टू P माइनस P और V3 बाई V1। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे वो एरिया अंडर द वॉल्यूम होता है हमेशा, प्रेशर का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम में अगर जीरो होगी तो प्रेशर का कोई वहां पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं होते उस चीज के। तो इसलिए वॉल्यूम किसी भी ग्राफ में अगर आपको कहीं पे वॉल्यूम चेंज आ रहा है तो वो वर्क डन होगा, और अगर कहीं पे वॉल्यूम चेंज नहीं आ रहा तो वहां पे वर्क हमेशा जीरो होगा। ये हमने वर्क के लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर हमारा ये 2 वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है, हमारे आगे का लेक्चर जो आएगा वो एंथैल्पी के ऊपर आएगा, सॉरी हीट और एंथैल्पी के ऊपर आएगा। तो हमने जो भी हीट पढ़ी थी उसके मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में वर्क को कंप्लीट कर लिया है, और अब हीट पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कंक्लूड करके बताऊंगा कि जो भी हीट को ट्रांसफर करने के मोड होते हैं वो वर्क और हीट होते हैं और कैसे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, आपका कमेंट छोड़ दें, मैं आपको ज़रूर अगले लेक्चर में उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू।